Good morning friends. Today we are going to start current electricity lecture 8 और today's topic is Joule heating. Joule heating. इसमें क्या है कि हमें पता है कि जैसे मैकेनिक्स में क्या होता था, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होता था, ड्यू टू फ्रिक्शन हमारा हीट प्रोड्यूस होता था. सिमिलरली लाइक दैट ड्यू टू रेजिस्टेंस, है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस होता है इन एनी रेजिस्टेंस. ड्यू टू रेजिस्टेंस जब भी हमारा करंट फ्लो करता है, AIRI, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण इसमें एक हीट प्रोड्यूस करता है एंड दैट हीट इज इक्वल टू, अगर मान लो स्मॉल हीट की बात करें तो DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt. I स्क्वायर R dt, where I स्क्वायर R is what? Power. Y square R is what? Power. And DH is small heat dissipated in resistance R, and that is equal to I square R dt. dt is for what? शॉर्ट टाइम के लिए हमारा कितना हीट रिड्यूस होगा, दैट इज I स्क्वायर R dt. अगर हमारा पावर कांस्टेंट है, पावर देखो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे और R पे, तो पावर में भी वेरिएबल, इट्स डिपेंड्स अपॉन I एंड R. ठीक है, आई अगर वेरिएबल होगा तो हमारा पावर वेरिएबल होगा, या रेजिस्टेंस में भी वेरिएबल हो, जो फंक्शन ऑफ टाइम हो, है ना, तो हमारा पावर वेरिएबल होगा. तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हीट डिसिपेटेड. ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब मान लो अगर पावर हमारा कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली जो इन टाइम टी में जो हीट प्रोड्यूस होगा इन रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R इंटू टी. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर R T, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इंटू V T. ठीक है, तो ये क्या, ये तीनों फॉर्मूलेज क्या हैं, हीट के लिए हैं. हीट डिसिपेटेड इन टाइम T व्हेन पावर इज कांस्टेंट. जब पावर वेरिएबल हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R dt, या V स्क्वायर अपॉन R dt, या I इंटू V dt. डिपेंड करेगा कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उसी अनुसार जो हम फार्मूले को पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चंस करते हैं. मान लो हमारे पास एक किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इससे हमारा I करंट फॉलो कर रहा है, एंड दैट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, जो हमारा I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी. तो हमें क्या निकालना है कि हीट प्रोड्यूस इन दिस वायर बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. इतने टाइम में इस रेजिस्टेंस से कितना हीट प्रोड्यूस होता है, वी हैव टू फाइंड दैट हीट. हियर I नॉट एन ओमेगा इज कांस्टेंट. ठीक है, I नॉट एन ओमेगा इज कांस्टेंट. ठीक है, तो सिमिलर, तो यहाँ पे क्या है हमारा DH, क्योंकि हीट क्या है हमारा I वेरिएबल तो पावर वेरिएबल है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे. DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt. I स्क्वायर R dt. अब I की वैल्यू क्या है, I इज I नॉट साइन ओमेगा टी dt का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, इन dt. ये हमारा क्या आ गया, DH आ गया. तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो H की वैल्यू आ जाएगी, एंड H इज इक्वल टू I नॉट कॉन्स्टेंट, I नॉट का स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, R, यार R हम बोल रहे हैं, R एंड R. ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, t इक्वल टू 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारा I नॉट स्क्वायर R, और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2. ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में क्यों चेंज किया, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ठीक है,
तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2 ओमेगा टी ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, वन टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वन टाइम पीरियड की बात कर रहा है। 0 टू कैपिटल टी, ये हमारा कैपिटल टी है। तो जब भी हम वन टाइम पीरियड में यानी कि 0 टू 2 पाई अगर हम इंटीग्रेट करते हैं साइन को या कॉस को, तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, जैसे साइन कॉस का ग्राफ कैसे होता है, साइन कॉस का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ होता है ऐसे 0 टू 2 पाई। सिमिलरली कॉस का ग्राफ होता है हमारा, तो 0 से 2 पाई में देखो कि जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना एरिया हमारा निगेटिव में है। ये हमारा पॉजिटिव एरिया, ये हमारा निगेटिव एरिया। तो 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो हमारा वो क्या आता है, इंटीग्रेशन इज 0 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या है, 0 टू टी है, 0 टू वन टाइम पीरियड है। ठीक है, तो वन टाइम पीरियड में जो cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। किसी भी साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, इन दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन करें इन वन टाइम पीरियड में तो क्या आता है, 0 होता है। ठीक है, वैसे भी तुम देख लो, अगर हम ये आएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपन 2 डी टी, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर आर। ठीक है, 1 टी बाई 2 माइनस cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, तो हमारा लिमिट क्या है, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा अब जब रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आ जाएगी। 2 ओमेगा इंटू टी का 2 पाई ओमेगा, तो ओमेगा 2 ओमेगा कैंसिल आउट, 2 ओमेगा टी इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 पाई 4 पाई बचेगा। तो ये वाली चीज़ हमारी मतलब कि ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। फिर जब हम 0 पुट करेंगे तब भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये क्वांटिटी हमारी 0 होगी। बचा क्या, t बाई 2 ना, तो लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करते हैं तो वी विल गेट हियर h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर r और t 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वैल्यू हमारी आएगी आई नॉट का स्क्वायर r अपॉन 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये होगा आई नॉट स्क्वायर r पाई अपॉन ओमेगा। तो ये क्या आ गया, हमारा हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 1 किलोवाट का हीटर दिया हुआ है, 1 किलोवाट का हीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे, जो ऑपरेट होता है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसका 220 वोल्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्ट में जो 1000 जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर का जो पावर दिया हुआ, पावर क्या दिया हुआ है, 1000 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस हीटर को हमने ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट पे उसको ऑपरेट किया होगा, तो जो पावर प्रोड्यूस हुई होगी वो हमारा क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग पावर। ठीक है, ये हमारा रेटिंग पावर होता है। ठीक है, कि अगर मतलब कि किसी भी डिवाइस के बारे में हमें नॉलेज चाहिए तो उसको क्या होता है कि एक कोई फिक्स पॉइंट, फिक्स वोल्टेज पे उसका हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि उस हिसाब से हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है उसी अनुसार हम चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, तो 220 वोल्ट पे इसमें जो हीट डिसिपेट हो रहा है वो 1000 वाट पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज द करेंट इन द हीटर, व्हाट इज द करेंट इन हीटर। अब इसमें वोल्टेज नहीं दिया है कि किस वोल्टेज उसको अप्लाई किया गया है, मतलब कि वो ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए ही पूछ रहा है। तो करेंट अगर पूछे, करेंट इन हीटर, तो आई हमें फाइंड करना है। ठीक है, करेंट पूछ रहा है। नेक्स्ट इज इट्स रेजिस्टेंस, आर वैल्यू पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज रेजिस्टेंस, थर्ड इज पावर डिसिपेटेड, फोर्थ इज कैलोरीज प्रोड्यूस पर सेकेंड, कैलोरीज प्रोड्यूस पर सेकेंड। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज
फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है इसमें सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन है कि इफ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड पर मिनट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विद द हीटर। मीन्स इसमें क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। अब क्या किया है कि इस हीटर की सहायता से इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, वेपोराइज कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना ग्राम ऑफ वाटर हमारा वेपोराइज हो जाएगा। इन 1 मिनट में हमें मास निकालना है, मास ऑफ वाटर जो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन जो हमारा कौन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मेन है कि 1 मिनट में हमारा कितना ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करंट निकालना है हमें। अब कोई वोल्टेज नहीं दिया है कि किस वोल्टेज पे करंट निकालना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब ऐसा ना दिया तो हमें ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ही पूछ रहा होगा। तो वी नो दैट V इंटू आई इज पावर, वेयर V इज द पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द हीटर एंड I इज द करंट। तो I क्या हो जाएगा, P बाई V, है ना। तो 1000 वाट बाई 220, ये हमारा हो गया। रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, मतलब हीटर का जो दिया ऑपरेटिंग वोल्टेज पे पावर 1000 वाट दिया है, तो ये जरूरी नहीं कि हर एक वोल्टेज पे 1000 वाट हो, वो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे यानी 220 वोल्टेज पर ही है और किसी वोल्टेज पे नहीं है। तो अगर हमारा बट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस वो फिक्स होता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन अप्लायंसेस, कौन सा अप्लायंसेस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स होगा, चाहे किसी भी वोल्टेज पे उसको हम यूज कर लें। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, दैट मीन्स 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 1000। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व में नहीं कर रहा। कैलोरी प्रोड्यूस पर सेकेंड, कैलोरीज प्रोड्यूस पर सेकेंड, ये जो भी है वो हमारा किस में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ। एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरीज। ठीक है, जूल एंड कैलोरीज हमें उनमें दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 कैलोरी हीट इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4.18 होता है तो उसको नियर अबाउट हम 4.2 जूल लिखते हैं। तो पावर क्या है हमारा 1000 जूल पर सेकेंड। तो कैलोरी में अगर कन्वर्ट करें तो पावर इन कैलोरी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन 4.2, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.2 जूल, तो 1000 जूल में कितना कैलोरी होगा डिवाइड कर देंगे उससे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा पावर ऑफ द हीटर इन कैलोरी, पावर ऑफ हीट इन कैलोरी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखा हुआ है, उसको हम इस हीटर की सहायता से उसको वेपोराइज कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितने ग्राम ऑफ वाटर विल, हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर विल वेपोराइज। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड कि 1 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन 1 मिनट हीट प्रोड्यूसेज, हीट अगर प्रोड्यूस हुआ है वो निकाले अगर कैलोरीज में, हीट इन कैलोरीज। ठीक है, वो क्या होगा पर सेकेंड 1000 अपॉन 4.2 जूल। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 4.2 इंटू मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, दैट इज 60। तो ये क्या हो जाएगा हीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है, और यही हीट हमारा यूज हो रहा है टू वेपोराइज वाटर। तो दिस शुड बी इक्वल टू mass of water which vaporize into latent heat of vaporization of water. ठीक है, and this is equal to m into 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 इंटू 60 अपॉन 4.2। तो 540 को उधर ले जाओ तो मास की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह क्वेश्चन जो है हमारा जूल सीटिंग्स पे आते हैं। ओके, एक ये भी है कि जिसमें जूल हीटिंग, जिसमें पावर जो डिसिपिएटेड है वो ज़्यादा है, जैसे कोई बल्ब है उसका पावर जो है ज़्यादा दिया हुआ, इट मीन्स कि वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अगर
अगर 2-3 बल्ब ऐसे हैं, एक का पावर हमारा P1 है और एक का P2 है, 2 बल्ब है हमारे पास, है ना, एक का पावर P1 है और एक का पावर P2 है, ठीक है, एक का पावर P1 है और एक का पावर P2 है। दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, दोनों का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट। इफ P1 इज ग्रेटर देन P2 इट इम्प्लाइज दैट जो बल्ब B1 है इट इज ब्राइटर देन P2, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। पावर मीन्स ज़्यादा पावर डिसिपिएट करना, मीन्स ज़्यादा ग्लो करना, अगर बल्ब के बारे में बात करें तो, ठीक है। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बल्ब पे ही है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बल्ब पे भी है कि बल्ब को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े तो जो भी जो इफेक्टिव पावर डिसिपिएट होगा वो कितना होगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा डीमर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और इसमें फर्स्ट क्या है हमारा बल्ब, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा बल्ब। तो बल्ब में क्या होता है कि बल्ब को भी हम क्या करते हैं रेटिंग देते हैं, जैसे आपने देखा होगा 100 वॉट, 50 वॉट, 10 वॉट, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके के बल्ब आते हैं और उनका ऑपरेटिंग वोल्ट क्या होता है 220 वोल्ट होता है या 210 वोल्ट होता है। क्वेश्चन में हमारा दिया होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। तो 100 वोल्ट 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो जो हीट जो पावर लॉस होगा उस बल्ब में वो होगा 100 वाट, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारी रेटिंग होती है ना। और जैसा मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल हीटर में जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है जो बल्ब में भी है हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो हमेशा 100 वाट हो, वो कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा कम होगा तो हमारा जो हीट डिसिपिएटेड होगा, पावर डिसिपिएटेड होगा इन बल्ब में, वो भी हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, हाँ लिखा गया है पावर कंजम्पशन इज वेरिएबल, क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज बट रेजिस्टेंस इज डेफिनेट। रेजिस्टेंस क्या होता है डेफिनेट है, कोई बल्ब है अगर रेटिंग फिक्स कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस हमारा डेफिनेट हो गया। पावर में भी वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बल्ब लेते तो सीरीज सबसे पहले पढ़ लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। नाउ जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब निकालेंगे तो इसमें हम पावर की टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको और क्लियर होगा। मान लो 2 बल्ब हैं, ठीक है, 2 बल्ब हैं, एक का पावर P1 है, दे आर 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक का पावर हमारा P1 है और एक का पावर हमारा P2 है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज मान लेते हैं हमारा V है, ऑपरेटिंग वोल्टेज इज V, ठीक। तो अगर हम इंडिविजुअली अगर एक के अक्रॉस हम V वोल्टेज लगाए तो इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड हो रहा है P1 हो रहा है, और अगर हम एक इसको भी हम अगर सेपरेटली अगर V वोल्टेज अप्लाई करें इसके अक्रॉस तो पावर जो डिसिपेट होगा वो P2 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर दोनों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो इफेक्टिव P इफेक्टिव क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों को हम सीरीज में जोड़ दें तो P इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, जैसे हमने R इक्विवेलेंट फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ R1 R2 जो भी रेजिस्टेंस था, सिमिलरली रहता है हमें P इफेक्टिव निकालना इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। तो निकालते हैं। अभी हमारा P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 एंड P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I स्क्वायर R1 एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा I स्क्वायर R2,
ठीक है, आई स्क्वायर R1 एंड आई स्क्वायर R2, ठीक है। तो ये हमारा P1 था। P1 क्या था हमारा, ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर V हो तो P हमारा क्या होगा, अभी रुक जाओ, कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो P2 इज V स्क्वायर बाई R2, ओके। अब P इफेक्टिव क्या होगा, P इफेक्टिव इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट। अगर इस रेजिस्टेंस के इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो हमारा P इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट। ये V स्क्वायर क्या है, हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ठीक। तो V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट को क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। तो 1 अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 अपॉन V स्क्वायर प्लस R2 अपॉन V स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो हम R इक्विवेलेंट निकालते थे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सेम फार्मूला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया है फॉर इफ वी हैव टू फाइंड P इफेक्टिव पावर डिसिपेटेड इन 2 बल्ब्स, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। अगर सीरीज में 2 बल्ब जोड़े हुए हैं, दोनों का पावर डिफरेंट है, तो विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फिर आते हैं, मान लो इसमें P1 डैश हमारा बल्ब हीट डिसिपेट हो रहा। इस केस में तो P1 नहीं हो रहा ना, क्यों, समझ में आ रहा है ना। इस केस में हमने क्या मान लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो P1 डैश पावर डिसिपेट हो रहा है और इसमें हमारा P2 डैश पावर डिसिपेट हो रहा है, एंड दैट P2 डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर R2 एंड P1 डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर R1, ठीक है, I स्क्वायर R1, I स्क्वायर R1। अब आप देखो कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 बल्ब होते हैं, तो करेंट जो भी होगा वो क्या होगा, दोनों से हमारा सेम हो जाएगा, सेम करेंट विल फ्लो। जो भी वोल्टेज अप्लाई करो, चाहे कोई भी वोल्टेज अप्लाई करो, तो हमारा जो करेंट है वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा, यानी कि I इज सेम इन बोथ। इट मीन्स वी कैन से दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर 2 बल्ब्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड, ठीक है, जो अभी हीट लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इस केस में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। अगर R1 इज ग्रेटर तो R1 ये इस बल्ब में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज I स्क्वायर R1 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या, I स्क्वायर इंटू R2। अब अगर P1 इज ग्रेटर देन P2, इट इम्प्लाइज V स्क्वायर R1 ग्रेटर देन V स्क्वायर अपॉन R2, इट इम्प्लाइज R1 इज लेस देन R2। क्योंकि P जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस के, ठीक है। जो भी हमने ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं कि जो हमने जो ये रेटिंग की थी हमने, तो किसी ऑपरेटिंग वोल्टेज पे किया था। तो अगर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज को फिक्स कर दिए तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिसका पावर ज़्यादा दिया होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में उसमें ज़्यादा हीट ग्लो करेगा, ज़्यादा वो ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। इस केस में देखिए कि हमने क्या मान लिया, P1 इज ग्रेटर देन P2, इट मीन्स R1 क्या होगा, R1 इज लेस देन R2। अगर R1 इज लेस देन R2 तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो यानी कि जो हमारा P2 डैश होगा वो ब्राइटर होगा, वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमारा B2 बल्ब जो है ब्राइटर होगा, B2 बल्ब विल बी ब्राइटर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, ओके। अगर दोनों का रेशियो निकालना है, P1 P2 का रेशियो निकालना है ना। अगर P1 डैश और P2 डैश का रेशियो निकालना है, P1 डैश और P2 डैश का रेशियो निकालना है इन दिस केस, तो क्या आ जाएगा, वो आएगा R1 अपॉन R2, क्योंकि हमने यहाँ देखा क्या, P1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो P है, जो P डिसिपेटेड है
इसको P डैश लिखो। P डैश मीन्स हमारा सर्किट में जो पावर लॉस हो रहा है, सर्किट जब हम बल्ब को सर्किट में पुट करिए तो क्या पावर लॉस हो रहा है उसको हमने P डैश कर दिया, ठीक है। और जो रेटिंग है उसको हमने P1 P2 और P माना है, ठीक, P1 P2 और P माना है। तो यहाँ पर P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। रेटिंग के केस में उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट डिसिपेटेड ज़्यादा होगा। यहाँ P1 डैश इज अपॉन P1 डैश अपॉन P2 डैश इज R1 अपॉन R2, ठीक है। नाउ अगर इसी तरह n बल्ब हमारा जो है सीरीज में जोड़ें तो हमारा P इफेक्टिव क्या हो जाएगा। दो बल्ब के लिए हमने निकाल लिया, तो मान लो बहुत सारे बल्ब है तो P इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 और ये चलता जाएगा, ठीक है। जैसा हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने निकाला था। तो अगर मान लो n बल्ब से ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, n बल्ब से ऑफ इक्वल पावर, n बल्ब से ऑफ इक्वल पावर, तो P इफेक्टिव क्या हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/P इफेक्टिव इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/P1 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P n टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू n/P 1/P इफेक्टिव इन सीरीज। तो P इफेक्टिव इन सीरीज क्या हो जाएगा P टाइम्स n, यानी कि n बल्ब हो इन सीरीज में और सभी का पावर सेम हो तो जो हमारा P इफेक्टिव है वो P/n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि n टाइम जो पावर हमारा डिसिपिएट हो रहा था इन सिंगल बल्ब में P पावर डिसिपिएट हो रहा था, उसी तरह n बल्ब अगर हम जोड़ दें तो उसमें जो पावर डिसिपिएट होगा वो P/n हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज bulbs in parallel, bulbs in parallel बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अगर आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आप को रिलेट करके सारे फॉर्मूले जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन हमने दो बल्ब लिए, एक का हमारा जो पावर लॉस था वो P1 था, दूसरे का P2 था, ठीक है। एक मतलब पावर लॉस P1 और दूसरा P2 और V इसका मान ले तो अब इसमें हमें P इफेक्टिव निकालना है। क्या निकालना है P इफेक्टिव। इसका रेजिस्टेंस R1 मान ले, इसका रेजिस्टेंस R2 मान ले, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि I और यहाँ पे हमारा I1 हो जाता है और यहाँ पे I2 हो जाता है, करंट हमारा डिवाइड हो जाता है ना। तो अब हमें यहाँ पे P इफेक्टिव निकालना है। तो वी नो दैट P इफेक्टिव इज इक्वल टू V² अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है। V² अपॉन R इक्वलेंट। तो V² अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू क्या है R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट, 1/R इक्वलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या हो जाएगा V² अपॉन R1 प्लस V² अपॉन R2, दैट मीन्स 1/P1 प्लस P1 प्लस P2, ठीक है। V² अपॉन R1 क्या था P1 था, V² अपॉन R2 क्या था P2 था। तो हमारा इफेक्टिव पावर जो आ गया वो आ गया P1 प्लस P2। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स, इट इज इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। जो हमारा सीरीज पैरेलल फॉर्मूला आया था तो उसी का जस्ट रिवर्स है, तो हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो P इफेक्टिव आ गया इन दिस केस इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो इस केस में भी अगर n बल्ब्स हों ऑफ इक्वल पावर P, n बल्ब से इक्वल पावर P और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो इफेक्टिव पावर जो डिसिपिएटेड होगा वो क्या होगा। अगर इसी तरीके के हमारे n बल्ब्स हों आप पावर P N P तो हमारा P इफेक्टिव क्या हो जाएगा P इफेक्टिव इन पैरेलल इज इक्वल टू n टाइम्स P, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमारा रेशियो पूछ ले कि n बल्ब्स को n सेम बल्ब में आइडेंटिकल बल्ब हैं उसको एक बार सीरीज में जोड़ा गया तो उसमें और एक बार पैरेलल में जोड़ा गया तो इफेक्टिव पावर का रेशियो निकालिए, इफेक्टिव पावर का रेशियो निकालिए।
तो P इफेक्टिव ऑफ पैरेलल एंड P इफेक्टिव ऑफ सीरीज इज इक्वल टू, P इफेक्टिव पैरेलल का कितना था एन पी, और P इफेक्टिव सीरीज का कितना था P बाई एन, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो P इफेक्टिव जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लॉस हो रहा है वो एन स्क्वायर टाइम्स किससे ज़्यादा है, P इफेक्टिव इन सीरीज। ठीक है, एन स्क्वायर टाइम ज़्यादा, यानी कि अगर 5 बल्ब जोड़े तो 25 टाइम्स P इफेक्टिव ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन P इफेक्टिव सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ, अब इस केस में हमारा कभी कभी पूछता है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, इस केस में हमारा पूछता है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला था। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर V वोल्टेज अप्लाइड है तो इसके क्रॉस भी V हो जाएगा और इसके क्रॉस भी V हो जाएगा। तो इन दिस केस जो P डैश होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है। ठीक है, अगर इस केस में हम लिखें अगर पावर डिसिपेटेड तो वो होगा क्या, P डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और V दोनों के लिए हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वी कैन से दैट P डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम पावर डिसिपेट होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा। ठीक, तो यानी कि अगर P तो ठीक है, तो P डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इट इम्प्लाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग पावर। जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसका पावर कम होगा वो कम ग्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P कैसे लिखा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और ये क्या, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, और ये दिस इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो P डैश क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जिसका रेटिंग पावर ज़्यादा होगा इट विल बी ग्लो ब्राइटर देन द बल्ब विच हैव लेस पावर, लेस रेटिंग पावर। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब हो गए, है ना। नाउ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे कि नहीं, एक टॉपिक और है इसमें, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, टाइम टेकिंग। ठीक है, ब्राइटर के बारे में हमने केस कंसीडर कर लिया, P इफेक्टिव क्या होगा वो भी हमने देख लिया। अगर मान लो टाइम के टर्म से हम बात करते हैं अब कि अगर हम टाइम के टर्म्स में बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हीटर लेते हैं। हीटर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ही है। बल्ब में क्या होता था, उसका काम ग्लो करना होता था। हीटर का काम क्या होता है, उसको हीट प्रोड्यूस करना होता है टू वार्म वाटर, पानी को वार्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो हीटर का काम होता है। तो मान लो 2 हीटर हैं, एक का पावर P1 है और दूसरे का पावर P2 है। ठीक है, एक का पावर P1 है और दूसरे का पावर P2 है। ये सेम हीट प्रोड्यूस करता है H इन टाइम T1, H हीट प्रोड्यूस करता है इन टाइम T1, और ये भी सेम हीट प्रोड्यूस करता है इन टाइम T2। ठीक है, सेम H हीट ये प्रोड्यूस करता है इन टाइम T1 और ये प्रोड्यूस करता है इन टाइम T2। तो अगर दोनों को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों को हम अगर सीरीज में जोड़ दें तो सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो टू प्रोड्यूस सेम हीट, टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों कितना टाइम लेंगे। तो हमें T फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लो, एक हीटर का R1 मान लो और दूसरे का R2 मान लो। ठीक है, तो
एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये T1 टाइम में H हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ये T2 टाइम में H जूल हीट प्रोड्यूस करता है। दोनों का टाइम क्या है, अलग अलग है। तो अगर दोनों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो दोनों को T हीट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट H इज इक्वल टू वॉट, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू टी इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू T2, ठीक है। आई स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आई दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। डिपेंड करेगा कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज तो दोनों का सेम रहेगा ना, ऑपरेटिंग वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा। इसमें हमने क्या बोला था कि जो दोनों जो है सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं। करंट का हमें नहीं मालूम कि सेम होगा कि नहीं, तो जो हीट प्रोड्यूस है उसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर R1 इंटू टी, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगा, दोनों जब सीरीज में होंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टी, यही आएगा, ठीक है। V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट, जब दोनों हमारा सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 1 T2 अपॉन R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टी। V स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, V स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, T2 अपॉन R2, V स्क्वायर कैंसिल, T अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो तो ये आएगा हमारा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हमें T फाइंड करना है, तो T फाइंड करना है तो इसको हम सॉल्व करें तो T इज इक्वल टू वॉट, T2 टाइम्स R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है। तो यह आ जाएगा T2 टाइम्स R1 अपॉन R2 प्लस 1, तो R1 अपॉन R2 क्या है, T1 अपॉन T2, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा T1 अपॉन T2 प्लस 1, दैट इज T1 प्लस T2, ठीक है। तो जब हम दोनों हीटर को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, जो सेम हीट प्रोड्यूस करने में दे विल टेक मोर टाइम एंड दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। ऑब्वियसली है, इसीलिए जो क्या होता है कि हमारे घरों में जो सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सारे अप्लायंसेज होते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, न कि सीरीज में, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि उसमें जो है जो पावर डिसिपेटेड होता है, अगर दोनों सभी हमारे पैरेलल में नहीं होते तो पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव यूज है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे घरों में जो सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे T क्या आ गया, T1 प्लस T2। अगर सेम हीट को पैरेलल में जोड़ा जाए तो कितना टाइम लगेगा, सेम हीटर्स को अगर पैरेलल में जोड़ा जाए, ठीक है, सेम हीटर्स को हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लेंगे, सेम हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लेंगे, सॉरी, ठीक है, R1 और R2। तो इसमें हमारा चेंज क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, बस चेंज क्या हो जाएगा, ये वाला, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू T1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू T2 एंड V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट, एंड R इक्वलेंट की वैल्यू इसके इसमें क्या हो जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टाइम, ठीक है। तो सॉल्व करो, अगेन इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, R इक्वलेंट वैल्यू, ठीक है, हाँ, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो आएगा T2 बाई R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये क्या आ गया हमारा T, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, T1 अपॉन T2 इज R1 अपॉन R2, तो पुट करो इसमें
तो वी विल गेट ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T2 अपॉन R2, R2 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, T2 इज इक्वल टू नहीं, T2 इज इक्वल टू R2 टाइम्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R1 इंटू टी। ठीक है, कुछ आ रहा है कि नहीं? R2 अपन R1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R2 अपन R2 इज 1 प्लस R2 अपन R3 T2 बाई T1। ठीक है, ये क्या आ गया T2 इंटू टी। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये भी फॉर्मूला हमारा क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही है। ठीक है, बट इस केस में क्या है, इट इज सेम एज रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था वो जब हम सीरीज में जोड़ें तो टाइम का भी फॉर्मूला सेम है। जब रेजिस्टेंस का जो हम पैरेलल में करते थे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आती थी वो सेम एज टी। ठीक है, पावर का उल्टा है। तो इस तरीके से हम तीनों फॉर्मूले जो है याद रख सकते हैं, जिससे कि हमें पेपर में पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं इस पर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे तुम्हें ये सारी टॉपिक्स जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।